हेलो। आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से मैं मैकेनिकल फैकल्टी शिवनंदन एमटेक विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग के बीच बीसीईसी लेटरल एंट्री के लिए 3 शानदार टॉपिक में एक टॉपिक को मैं यहाँ पेश करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक एक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये क्या है? 50x4 मार्क्स का ये भी आता है और मैथ भी, इसी तरह इंग्लिश भी आता है। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ छोड़ना है अंडर डिप्लोमा लेवल। इसमें बीटेक का कुछ बात नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही 11-12 का बात पढ़ाया जाएगा। ओनली बीटेक के बाद लेटरल एंट्री में जो जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में ही आप लोग के पास रखा जाएगा बात को, कि ऐसे आप पढ़िए ताकि कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सके। क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने ये देखने को मिला, हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कट ऑफ बढ़ा हुआ दिखाई दिया। आप लोग ऐसा मत सोचेंगे कि यदि पिछले बार यदि मान लिया जाए 200 कट ऑफ गया था तो इस बार भी 200 जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हुआ उसके अनुसार पता चल रहा है। जब भी होगा तो वो 230, 250, 220 इससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है इसके कुछ सिलेबस के बारे में आप लोग बात डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सिलेबस में आपका सबसे पहला टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स का आधार ही है इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम में क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्स सिस्टम, इसके बाद क्या है फोर्स सिस्टम। दूसरा टॉपिक फोर्स सिस्टम। फोर्स कितना टाइप का फोर्स, ड्रैग फोर्स हो गया, आपका क्या कहते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, आपका क्या कहते ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, और सब भी आपका फोर्स, जैसे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब फोर्स सब भी इसमें आता है। स्टीयरिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो यहाँ पर ये सब ऐसा ऐसा जब होगा तो उसको हम जब फोर्स सिस्टम में जब हम कंसीडर करेंगे तब इसको हम बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम ऐसा ऐसा होता है इसको जानिए। तो इक्विलिब्रियम, इसके बाद फोर्स सिस्टम, इसके बाद आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से हर समय कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देता है। फ्रिक्शन बहुत शानदार टॉपिक है आप लोग का। और बिना मैकेनिकल का मतलब ही होता है, मैकेनिक्स का मतलब ही होता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर तो आपका मैकेनिकल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे सभी के लिए ये है लेटरल एंट्री ओवरऑल के लिए। जैसा कि सर प्रीतम सर आप लोग के पास पेश किए होंगे इसका सिलेबस, उसमें सब कुछ बताया होगा। तो हम उधर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत विषयांतर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर फिर फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन के बाद आपका क्या है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ये देखने में लगता है एक जैसा, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। एक में डायनेमिक का बात करते हैं, एक में क्या करते हैं, एक काउज का बात करते हैं, एक होने का इफेक्ट का बात करते हैं। किस में काउज होता है, किस में इफेक्ट होता है, कैसे क्या हो जाता है, उसको हम जब इसके टॉपिक को जब बताएंगे तब इसको हम डिटेल चर्चा करेंगे। अब अगला आपका है इम्पल्स मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक। इसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आता है, वर्क एनर्जी एंड पावर। बाकी सबसे भी आता है, ऐसा बात नहीं, इक्विलिब्रियम से भी आता है, फोर्स सिस्टम से भी आता है। ये सब तो शानदार है, ये सब से भी आता है, लेकिन ये सबको ज़्यादा ध्यान देने लायक है।
ऐसे सबको ध्यान देना है इस लॉकडाउन में जो कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हुआ 6 टॉपिक में से, मात्र 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में आप लोग सभी कोई 3 साल आप समय वेस्ट किए होंगे। कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट 10+2 करके आए होंगे, कोई कैंडिडेट 10th करके आए होंगे। 10th जो करके आए होंगे उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 3 साल जब पढ़ाई करने के बाद वो सब प्रॉब्लम रिमूव हो गया होगा, ऐसा हम आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो 10+2 करके आया होगा और 3 साल पढ़ा होगा, 5 साल जब पढ़ा होगा तो उसको पता चल गया होगा ये सब क्या चीज़ बहुत हलवा टॉपिक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। खाली नाम दे दिया, लेटरल एंट्री में जाएगा, बीटेक करेगा, बीटेक से एक क्या होगा, डिग्री इंजीनियर बनेगा, या तो डिप्लोमा पर जब ज्वाइनिंग करेगा तो उसमें प्रमोशन में काम देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम उतना ज़्यादा विषयांतर नहीं जाने। अब इस पूरा सिलेबस में सबको एक बार में तो हम लोग कवर कर नहीं सकते हैं, तो सबको जब एक बार में हम कवर नहीं कर सकते हैं तो उसमें से एक एक टॉपिक को लेके बताएंगे ताकि आपको लोड ना पड़े। सभी स्टूडेंट को देखना है, ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर को देखना है, सभी को लेके चलना है। तो इसलिए अब ये हम इक्विलिब्रियम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम भी बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है। एक्चुअली में टाइम बहुत कम है, टाइम क्या है, बहुत कम है। जैसे 2 घंटा 15 मिनट जहाँ तक हमको ध्यान है ये है टाइम, तो इतने ही आवर में 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक का जवाब देना है, जो कि पहला वीडियो में हम लोग को दिखाई दे दिया होगा। तो अभी हम यही करना है, बहुत टाइम बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत इजी एकदम। कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट, कंटेंट में बहुत अंतर है, तुमको कंटेंट पूछा जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जब मान लिया जाए ये मैराथन वीडियो सब वगैरह जब आएगा तो उसमें और धीरे 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 ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ के सोचते हैं मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गया, बिल्कुल ही सोचना गलत है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो अब शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में शुरू करने से पहले ये बताना पड़ेगा इसका, ये एग्जाम में कौन टॉपिक कैसे क्या आता है, इससे बताने से पहले इसको पहले जानना पड़ेगा इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे इसमें हम लिख दिए कुछ बात, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पर यदि नंबर ऑफ फोर्सेस यदि मान लिया लग रहा है, तो यदि मान ली इसका रिजल्टेंट यदि 0 हो गया, यदि इसका रिजल्टेंट 0 हो गया, कहने का सेंस क्या है, ये आपका फोर्स लगा, ये आपका फोर्स लगा, ये आपका फोर्स लगा, ये फोर्स लगा, ये सबका रिजल्टेंट यदि 0 हो गया तो इस पार्टिकल को बोलेंगे, इस सिचुएशन में पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कुछ बोलना चाह रहा है, द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम सच ए सेट ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 और इक्विलिब्रियम फोर्स। इस पूरे फोर्स का क्या नाम है, ये तो पार्टिकल तो आपका इक्विलिब्रियम हो गया, तो इसके पूरे होने के बाद जो फोर्स जो लगा उस फोर्स का नाम है इक्विलिब्रियम फोर्स, और इसको जो सपोर्ट करने में जो बात हुआ उसका पूरा टर्म, पूरा सिस्टम का नाम हो गया इक्विलिब्रियम। तो हमको लग रहा है कि उतना ज़्यादा डिटेल में और जो बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम के बहुत अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बात समझना है कि इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम फोर्स में क्या अंतर है बस इतने। ठीक, तो यहाँ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसी बात को हम दूसरे तरीका से भी कह सकते हैं, इसी बात को हम दूसरे तरीका से कह सकते हैं, यदि बॉडी स्टेशनरी है, स्टैटिक है, रेस्ट है, या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि बॉडी मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में भी हम इसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे। जैसे यहाँ पर तुमको आप लोग को दिखाई दे रहा होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ जब आएंगे तो हम चर्चा करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, स्टेशनरी एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। गौर कीजिए आप लोग,
टर्म को कौन ध्यान रखिए। इसे कभी एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में जब आ जाता है तो कंफ्यूज कर जाता है, अरे ये जब मान लें वेलोसिटी जब होगा स्टेशनरी कहाँ से हो गया, ऐसा बात नहीं है। ये जब आगे जब डिप में पढ़ेंगे, देखने का सेंस ऑफ व्यू जब चेंज करेंगे तब सब कुछ समस्याएं समझ में आने लगती है, सब कुछ रिजल्ट आने लगता है। ठीक है, तो अब आगे ये आपका हो गया। इसके बाद इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बॉडी अंडर ए स्टेट इज एक्टेड अपॉन ए बैलेंस फोर्स बाय बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स यदि मान लें बॉडी पर लग रहा है तो उस कंडीशन में भी उस बॉडी का मीनिंग हो गया इक्विलिब्रियम। तो इतना कुछ बात समझने से आपको समझ आ रहा होगा इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। ये था इक्विलिब्रियम का सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम को समझने के बाद जब इक्विलिब्रियम को समझ में आ गया तो इसके बाद समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कौन कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसका इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, कितना टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। तो इस टाइप को हम देखने के बाद देखने को मिल रहा है ये 3 टाइप का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यदि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी मिनिमम हो, वेलोसिटी मिनिमम होगा, फील कीजिए यदि मान लिया जाए कॉन्केव सरफेस हो, उसमें यदि पार्टिकल हो तो उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी मिनिमम होगा, तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि मान लिया बॉडी ये इसका पाथ यदि मान लिया कॉन्वेक्स हो, इस कंडीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि मान लिया जाए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यदि बॉडी का कंडीशन ऐसा कुछ हो जा रहा है तब इसको हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी इज मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा स्टेबल कब कहेंगे, अनस्टेबल कब कहेंगे, न्यूट्रल कब कहेंगे। ये कभी कभी एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव के आ जाता है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समझिए एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बात समझने के बाद अब आगे सोचना पड़ेगा इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम का, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक कहाँ से कैसे रिलेट कर रहे हैं आप समझ में आ रहा होगा। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप क्या है, टाइप के बाद यह तुम्हारा कंडीशन क्या है, कंडीशन जब आ गया तब इसका देखेंगे इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है। जब मेथड जब समझ में आ जाएगा, इसमें इसका जब मेथड हमको समझ में आ जाएगा तब समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ लिया तो अब हम इक्विलिब्रियम से क्या मतलब, उसका खाना थोड़ा खाना है, बस क्वेश्चन बन गया, काम खत्म, लेटर एंट्री पास कर गया। समझ में आ रही है बात को फील कीजिए और इस फीलिंग को आप अपने एग्ज़ाम में उतारिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला के आप अच्छे कॉलेज में जाएं। अच्छे कॉलेज का सिग्निफिकेंस बिहार का ये है कि यदि पटना के नियरेस्ट यदि कोई कॉलेज आपको मिल जाती है तो आप पटना में ही रह के एक अच्छे संस्थान से जुड़ के आप पर स्टडी के टाइम में ही आप अच्छा से अच्छा जॉब को ले सकते हैं। जैसे आपका हो गया डिप्लोमा लेवल में आपका यदि होगा इसरो हो गया, बार्क हो गया, DRDO हो गया, ये सब संस्थान एग्ज़ाम निकालती है। तो ये सब पटना में रह के भले ही एग्ज़ाम कोई कॉलेज में एडमिशन हो, लेकिन हम पढ़ना तैयारी इसी पर्पज से करेंगे। तो ये सब बेनिफिट है मार्क्स लाने का। खैर ज़्यादा विषयांतर नहीं होंगे बहुत। तो आगे क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कहता है 3 कंडीशन है, क्या क्या है, बॉडी में मूव इन एनी वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में यदि मान लो बॉडी मूव करे तो इस कंडीशन में नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स 0। यदि मान लो बॉडी में रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, मूव नहीं करा रहा है, मूव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जाएगा मोमेंटम को 0 कर देना है, मोमेंटम को 0 यहाँ कर देना है, मोमेंटम को 0 करना है, मोमेंटम 0 करना है। और बॉडी में भी कंप्लीटली रेस्ट, इस कंडीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स 0, नेट
मोमेंट जीरो। तो ये बात अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कंडीशन इसका क्या है। ये एग्जाम में पूछता है ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि कंप्लीटली रेस्ट के कंडीशन में क्या होगा, तो बोलेंगे ऐसा। यदि रोटेशन के कंडीशन हो तो उसका मूविंग नहीं करता हो तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो नेट मोमेंट जीरो। यदि मूव करता हो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स जीरो, लेकिन मोमेंट जीरो नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ये बात समझ में आई। ठीक, इतना बात समझने के बाद अब हम इस बात को आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मीनिंग यहाँ पर ये है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। अब ये सब आपका हुआ ऑब्जेक्टिव में, ये सब पूछेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फील होगा कि हाँ सही में ऐसा कुछ पढ़ाए थे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की ओर आ जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में कैसे हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट हो गया कि सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए ये सब ऐसा फिगर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन जब करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये मेथड है, मेथड फॉर, तो आप आते हैं मेथड फॉर इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर प्रोसेस। कोप्लेनर एक टर्म आ गया यहाँ पर, कोप्लेनर। ठीक है, यानी फोर्स का टाइप। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस नहीं बोले, हम क्या बोले, कोप्लेनर। तो ये कोप्लेनर, कोलिनियर, कंकरेंट ये क्या है, इसको एक बार थोड़ा हम बताना चाहेंगे। कोप्लेनर, कोलिनियर, कंकरेंट ये क्या है इसको हम बताएंगे। पहले इसके बारे में हम सोच लेते हैं। ठीक है, सुन ही लीजिए पहले कोप्लेनर क्या होता है। यदि मान लिया जाए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में, कहने का सेंस क्या हो गया, एक ही प्लेन। जैसे मान लिया क्या हो गया, ये एक्स वाई जेड। यदि एक्स वाई डायरेक्शन में हो, ये एक प्लेन हो, ये एक प्लेन में हो, या ये प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो, या वाई जेड प्लेन में हो, या जेड एक्स प्लेन में हो, किसी एक प्लेन में यदि मान लिया फोर्स एक्शन ऑफ फोर्स यदि लगे, तब उस टाइप के फोर्स को कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। यदि अलग अलग हो जाए, यदि मान लो इस प्लेन में एक फोर्स लग जाए और एक फोर्स ऐसा लग जाए, तो इसको हम कोप्लेनर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोप्लेनर की बात है, क्यों करते हैं, यहाँ पर कोप्लेनर एक शब्द दिया हुआ था, इसलिए यही बात है। इसी को कहते हैं एग्जाम, इसी को कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन एक छोटा सा शब्द है, आदमी को हिला कर रख देता है। कोप्लेनर का बात यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे बोलना चाह रहे हैं कोप्लेनर। जब कोप्लेनर समझ गए तो एक दो बात और देख लीजिए, क्योंकि ऐसे भी मान लिया फोर्स ऑफ सिस्टम जब बताएंगे तो इसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए हम अभी कुछ छोटा सा बात बताना चाहें। इसके बाद क्या है, कोलिनियर फोर्सेज। तो कोलिनियर में कहता है यदि मान लिया जाए एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज सेम लाइन, यदि सेम लाइन में जब मान लिया जाए ऐसा कुछ हो, सेम प्लेन में हो तो कोप्लेनर, सेम लाइन में हो तो कोलिनियर, और एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर हो तो उसको कहते हैं कंकरेंट फोर्स। सिंगल पॉइंट पर हो तो कंकरेंट, सेम प्लेन में हो तो कोप्लेनर, सेम लाइन में हो तो कोलिनियर। बात को एकदम छोटा बात है, बहुत खतरनाक बात है, नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसका आगे क्या है, कहता है कॉन्करेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर। कॉन्करेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर। कॉन्करेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर, ध्यान रखिएगा। कॉन्करेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर। बस इतना को एक बात से देखिए कितना हजारों बात निकली है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरह से। बस आप लोग से यही आशा करते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि कहाँ पर हमको कुछ करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ताकि ये और आप लोग को सुविधा मिलती चल जाए। और इस वीडियो को जहाँ तक हो पूरा दोस्त को शेयर कीजिएगा, अपने कॉलेज में मान लीजिए और सब आप लोग को जो नियरेस्ट हो उसको, ताकि सभी को मालूम चले कि ये लेटरल एंट्री में ऐसा कुछ पूछता है तो इसको तैयारी करना चाहिए। और इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लेटरल एंट्री का फॉर्म भर के कम से कम ईयर को तो कम सेव कर ही सकते हैं।
ईयर को जब सेव कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, टाइम भी बीत जाएगा, आपका लाइफ भी बनता चला जाएगा। इसलिए अपना दोस्त के यदि लाइफ बनाना हो और खुद का लाइफ बनाना हो और नियरेस्ट में ग्रुपिंग करना हो तो इसको जल्द जितना हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे कि हाँ मेरा वीडियो लाइक हो रहा है, शेयर हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है और इस पर हमको वर्क करना चाहिए ताकि आप लोग दोस्तों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अब हम आगे बताना चाहते हैं ये चीज़। ये है आपका मेथड फॉर इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर फोर्सेज। इसका दो मेथड है, एनालिटिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो आपको ऑब्जेक्टिव है 2 घंटा 15 मिनट है, तो वैसे बात है ग्राफिकल मेथड तो ज़्यादा कुछ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यदि है भी तो छोटा बात बता दिए, जब फोर्स में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड भर के पूछता है क्वेश्चन, ये तो आएगा ही आएगा, और इसका क्वेश्चन जो बना लिया समझो एक रैंक ऊपर कर लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हैशटैग के साथ इसको ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, तो अब आगे है इस एनालिटिकल मेथड को कैसे यूज करते हैं। इस एनालिटिकल मेथड यूज करने का बहुत ज़्यादा तरीका है, जैसे ये वाला आपका हो गया, ये वाला मेथड, इसको भी ये एनालिटिकल मेथड में आता है। लेकिन आप लोग का ऑब्जेक्टिव को प्लान टर्म ध्यान रखते हुए टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पर आप लोग को डीप नॉलेज नहीं देना चाह रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर जाना है इतना ही आप लोग को बताना चाह रहे हैं, और क्वालिफाई करके आइएगा तब डीप नॉलेज देंगे। इतना पर ही है ना पूरा 4 साल पढ़ा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो लाइनिस थ्योरम, तो लाइनिस थ्योरम कहता है इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेज, आ गया ना कोप्लेनर, इसीलिए हम आपको बताए थे। इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेज, कोप्लेनर फोर्सेज, और यहाँ पर आप कंकरेंट भी डाल सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट पर होना चाहिए, एक पॉइंट पर। इफ 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि एट वन पॉइंट इसको कंकरेंट फोर्स कहते हैं, एक प्लेन तो कोप्लेनर फोर्सेज कहते हैं, और यहाँ लाइनिस के लिए आपका दोनों कंडीशन का फुलफिल है। कोलिनियर मत समझ लीजिएगा आप, कोलिनियर नहीं है ये। हाँ, तो कहता है इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, आ गया ना, एक्टिंग एट ए पॉइंट, यहाँ बात लिख दिया इसलिए कंकरेंट नहीं लिखा। इसी स्टेटमेंट को ऐसे हम कह सकते हैं, इफ 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए स्टेटमेंट देखिए, यदि मान लिया जाए ऐसा लिख दे ए में, अब बी में ऐसा लिख दे, कोप्लेनर एंड कंकरेंट लिख दे, तो घबराने का ज़्यादा जरूरत नहीं है कि क्या बात लिख दिया, कहाँ से लिख दिया, बस बात समझने का बात है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज proportional to be साइन। ध्यान देखिएगा एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कोसाइन ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, तो कॉस नहीं लेना है, साइन लेना है। इसलिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, यानी 2 अलग अलग फोर्स के बीच का एंगल का साइन थर्ड के प्रोपोर्शनल होता है, इसी चीज़ को बोला जा रहा है। देखिए यदि P लिए हैं तो इसके पीछे वाला ये अल्फा लिए हैं, देख रहे हैं आप, ये अल्फा है, ये गामा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं P जब लिए तो ये दोनों के बीच का एंगल, जब Q लिए हैं तो ये दोनों का बीच का एंगल, जब ये आपका गामा लिए हैं तो ये दोनों के बीच का एंगल R के लिए। यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। आदमी को ये बात समझ में आती नहीं है जिससे डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा का डिग्री वाला को समझ में नहीं आता है। जब नहीं समझ में आता है तो जो डायरेक्ट जो डिग्री करता है उसको दिक्कत हो जाता है। जो प्राइवेट कॉलेज से डिग्री करके एमटेक जो करने लगता है प्राइवेट से, उसको तो और नहीं समझ में आता है। इसलिए आप लोग कंपटीशन की भागदौड़ से गुजर रहे हैं तो आपको सब बात समझ में आनी चाहिए। ठीक
ठीक है, तो ये चीज़ हमको बोलना था, तो यहाँ पर बोल दिए। तो इसका ये है P बाय साइन अल्फा इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इक्वल टू R साइन गामा, R साइन गामा, R साइन गामा, where P, Q and R be three forces and alpha beta gamma are the angles, आई बात समझ में? ये आपका लाइनिस थ्योरम है। लाइनिस थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट भी पूछता है, इससे 2 ऑब्जेक्टिव बन सकता है और इसको 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 1 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, इस पे क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइनिस थ्योरम था। अब आपको हम बताए कि ये एनालिटिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आपको बताए थे लास्ट, अब इस क्लास का इस न्यूमेरिकल के जस्ट पहले का थ्योरी के नाम पर लास्ट इन कर रहे हैं। इससे जनरली क्वेश्चन यदि आएगा भी तो मत बनाइएगा, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। टाइम यदि इजीली आ गया तो अच्छा बात है, टाइम बचा हुआ है, कुछ नहीं माथा लग रहा, लगाइए। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करता है, तो ग्राफ से कुछ शो करना, जैसे मतलब वेक्टर वगैरह पढ़े होंगे, तो इस फोर्स सिस्टम में से कुछ बताएंगे। ग्राफिकल मेथड में आपका ए हो गया, बी हो गया, और इसका यदि मान लिया जाए ए आया तो ऐसे कर चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये रिजल्टेंट हो जाती है। और इसी में जब क्लोज हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका जब क्लोज एरो हो जाए, ए बी सी क्लोज हो जाए तब 0 हो जाएगा, जब क्लोज नहीं होगा तो उसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। उसी तरह पॉलीगॉन में ए बी सी डी जब क्लोज नहीं हुआ है, ये आपका रिजल्टेंट ये है, इस कंडीशन में ये रिजल्टेंट है। और यदि मान लें इसी एरो को अपोजिट साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल एक है, ये लाइनिस का ही कुछ बात है। देखिए यहाँ ए बी सी पी क्यू आर 75 150 135 कुछ एंगल है, इसको कहते हैं स्पेस डायग्राम, इसको कहते हैं वेक्टर डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। बस इसको ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, और ये ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम चैप्टर में इतना ही कुछ बताना था, जो कि आप लोग के सिलेबस के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा यदि हम बताते हैं तो आप लोग का विषयांतर हो जाएगा, फिर डीप में जाने लगेगा, जो कि आपके लिए ये सही नहीं है। तो अब इतना बताने के बाद आप लोग से हम विदा लेना चाहते हैं, ताकि इसको आप अच्छे से समझ के इसके बाद आप प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेवल में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो भी बताएंगे आप बताएंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ये थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल आ गया।